हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का टारगेट प्रीलिम्स 2021 में। यहाँ पे हम MCQs के थ्रू करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। हमारे आने वाले प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट जो हैं, आप टेलीग्राम पे ओनली IAS का चैनल ओनली IAS नथिंग एल्स के नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको UPSC, अपना स्टेट PCS हो गया, UP PCS, MP PSC, RS वगैरह, इन सब से रिलेटेड आपको स्टडी मटेरियल, गाइडेंस, ये सब मिलेगा। तो चैनल का नाम है ओनली IAS नथिंग एल्स। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने साथी बंधुओं को भी आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पॉलिटी से रिलेटेड है। केशवानंदा भारती जी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अभी कुछ दिनों पहले ही केशवानंदा भारती जी की जो है वो डेथ हो गई थी, उस वजह से ये क्वेश्चन जो है वो फ्रेम किया गया है। पहला क्वेश्चन देखिए कि केशवानंदा भारती जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में सुना गया और आज तक की सबसे बड़ी बेंच जो है वो बनी थी, ठीक है, उस केस के दौरान। दूसरा है कि इस केस के बाद डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, जो मूल संरचना की अवधारणा है, उसको इन्वेंट किया गया, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा। पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। इस केस के अंदर 13 जजों की एक बेंच बैठी थी और बहुत नैरो एस्केप के साथ एक फैसला आया था। 7-6 की बैठी थी, 7 जो है वो पक्ष में थे, 6 विपक्ष में थे, ठीक है। और इस केस के बाद में ही जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आई। इसमें देखा गया कि भाई सेक्युलरिज्म है, फेडरलिज्म है, सेपरेशन ऑफ पावर है, ये बाकी सारी चीजें जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा नहीं बोल सकते हम कि कॉन्स्टिट्यूशन का कोई एक हिस्सा है, ये तो बस एक जुडिशियल इनोवेशन है, ठीक है। 1973 के अंदर ये केस हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, मोपला रेबेलियन के बारे में है। मोपला रेबेलियन को भी अभी हाल ही में हमारा 2020-21 चल रहा है, इसके अंदर इसको लगभग 100 साल हो चुके हैं। मोपला रेबेलियन से, मोपला विद्रोह से 3 इसके स्टेटमेंट दिए हैं। कई कई जगह पे आपको हिंदी में इसको मपिल्ला भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मोपला रेबेलियन के बारे में देखते हैं। पहला दिया है कि भाई इसके थ्रू ब्रिटिश जो कॉलोनियल रूल था उसको रजिस्ट किया गया और उस समय जो प्रिवेलिंग जो फ्यूडल सिस्टम था, जो सामंती व्यवस्था, जो जमींदारी व्यवस्था थी, उसको विरोध किया गया। दूसरा है कि इसमें खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया गया। तीसरा बोला है कि इट वाज लार्जली ए नॉन वायलेंट, मतलब एक ये अहिंसात्मक आंदोलन था। पहला सही है क्योंकि ये टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में लड़ाई थी और बाद में उन्होंने क्या किया कि जो ब्रिटिश पुलिस थाने हैं, ट्रेन वगैरह हैं, उन पे भी हमला कर दिया। मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि ब्रिटिश अथॉरिटी के जो भी साइंस थे उन सबको नष्ट करना शुरू कर दिया। इन्होंने खिलाफत मूवमेंट का भी सपोर्ट किया क्योंकि मोपला रेबेलियन में मेनली जो लोग थे वो मुस्लिम थे और खिलाफत आंदोलन जो है वो मुस्लिम से जुड़ा हुआ है। नॉन वायलेंट तो बिल्कुल ही गलत है, ये कंप्लीटली एक वायलेंट आंदोलन था। तीसरा हमारा स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया। A और B हमारा सही हो गया। पहला स्टेटमेंट गलत है, सही है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट गलत है, ये बहुत ही वायलेंट था, इसमें ब्रिटिश के खिलाफ वायलेंस की गई। और कुछ लेखकों ने अगर बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, फिर श्रीमती एनी बेसेंट और उस समय वहाँ के जो डेप्यूटी कलेक्टर थे, जिसे हम SDM भी बोलते हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि मोपला जो रेबेलियन था वो प्योरली एक एंटी हिंदू राइट था। इसमें कम्युनल एंगल ले लिया था, मतलब काफ़ी सारी हिंदू महिलाओं के साथ मोलेस्टेशन, रेप घटनाएं हुई, इस तरीके की, मतलब बहुत ही लिखा गया। अगर आप उस किताब को पढ़ते हैं या उस तरीके की जो टेस्टिमनी दी गई है, तभी आप जो है वो ज़्यादा डिटेल में देख सकते हैं। बट ओवरऑल ये एक वायलेंट एक रेबेलियन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कॉलिशन ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन, CEPI के बारे में दिया है। पहला बोला है कि ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, इस तरीके का है, ठीक है। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के बीच में आपस में कॉपरेशन हो रहा है, इस तरीके का। दूसरा स्टेटमेंट बोला है कि ये इंडिपेंडेंट रिसर्च को फाइनेंस करती है ताकि जो भी इन्फेक्शियस डिजीज इमर्ज हो रही है उनके लिए हम वैक्सीन वगैरह बना सकें, ठीक है।
पहला स्टेटमेंट देखो गलत है, क्योंकि ये इंटर गवर्नमेंटल नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के बीच में ही कोलैबोरेशन हो रहा है। बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, बहुत सारे कुछ अच्छे जो साइंटिस्ट वगैरह हैं वो भी इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका काम जो है वो ये है कि भाई जो वैक्सीन वगैरह डेवलप करनी है, नई नई बीमारियां जो आ रही है उनके लिए रिसर्च वगैरह के लिए फंडिंग करना, ये सारी चीज़ें। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। तो पहला हमारा इनकरेक्ट है। इसमें कई सारी कंट्रीज हैं जैसे कि कनाडा, इथियोपिया, जर्मनी, जापान। पब्लिक भी सपोर्ट करती है, प्राइवेट भी है, फिलेंथ्रोपिक लोग भी सपोर्ट करते हैं, सिविल सोसाइटी के लोग भी सपोर्ट करते हैं। दूसरा सही है, 2015 के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। काम इसका यही है, वैक्सीन वगैरह डेवलप जो करनी है उसके लिए रिसर्च वगैरह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, इकोलॉजिक पिरामिड के बारे में दिया है। पिरामिड वो आप जो देखते होंगे ये इस तरीके का, ठीक है, जो इजिप्ट के पिरामिड है, मिस्र के पिरामिड है, बस उस हिसाब समझ लीजिए। ये इसकी आकृति है पिरामिड की। और इसमें बोला है कि लेंथ ऑफ ईच हॉरिजॉन्टल बार, जो ये 36 बार होती है, शायद हिंदी में हॉरिजॉन्टल को 36 बोलते हैं और वर्टिकल को ऊर्ध्वाधर। ठीक है। तो ये जो 36 है, तो ये 36 जो लंबाई है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल, मतलब कितने जो मतलब है इंडिविजुअल्स हैं उस ट्रॉफिक लेवल के अंदर, वो उसका रिप्रेजेंट करता है। दूसरा बोला है कि फूड प्रोड्यूसर जो है वो हमेशा टिप पे होते हैं। दूसरा बोला है कि पिरामिड ऑफ बायोमास इज ऑलवेज अपराइट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा डायग्राम के बारे में पता होना चाहिए। देखो वैसे तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है, यानी कि पहला हमारा स्टेटमेंट जो है वो सिर्फ करेक्ट है। अब देखो ये जो है वो अपराइट पिरामिड है, नंबर्स का पिरामिड है। मतलब अगर हम बात करें कहीं पानी के या कोई तालाब है, कोई नदी है, उसमें बात करें तो जो प्रोड्यूसर होंगे, उत्पादक होंगे, उनकी संख्या कम होगी, उनकी संख्या सबसे ज़्यादा होगी। फिर जैसे जैसे जो कंज्यूमर होंगे उनकी संख्या जो है वो घटती जाएगी इस तरीके से। बट अगर पेड़ की कोई बात करें, कोई बड़ा पेड़ है तो उसके ऊपर कोई चिड़िया रहती होगी, फिर कोई पैराजाइट परजीवी रहते होंगे, फिर रहते होंगे, तो नंबर जो है वो इंक्रीज होता इस तरीके से जाता है। अब बायोमास की बात करते हैं। देखिए बायोमास में क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई ग्रासलैंड का सिस्टम है, वहाँ पे घास है, फिर कोई हिरण है, फिर कोई जैकॉल है यानी कि लोमड़ी है, फिर उसके बाद में कोई शेर है, इस तरीके से। तो बायोमास यानी कि जो जैव उत्पाद है वो अपराइट भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। अब देखिए डाउनवर्ड में क्या होगा, मान लीजिए कि हम कोई एक्वाटिक सिस्टम का लेते हैं, कोई जलीय सिस्टम लेते हैं, वहाँ पे पहले प्रोड्यूसर होंगे, फिर हर्बीवोरस शाकाहारी, फिर कॉर्निवोरस मांसाहारी, ये सब होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो जैव उत्पाद है यानी कि जो बायोमास है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो बायोमास अपराइट भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है। ठीक है। अपना प्रज्ञान सेकंड टेस्ट होने वाला है, आप इसको रजिस्टर कर लीजिए वेबसाइट पे dpp.onlyis। आप अपने फ़ोन के अंदर ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप वैसे अच्छी चलती है, कोई फीस नहीं है इसकी। आप अपनी ऑल इंडिया रैंक देख पाएंगे, PDF डाउनलोड कर सकते हैं एग्जाम के बाद में। 4 अप्रैल को है, डेट ध्यान रखना है। टाइम है अपना 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में देखते हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में दिया है। ये एजेंसी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है क्योंकि ईरान की जो न्यूक्लियर डील है उससे रिलेटेड ये एजेंसी है। देखो पहला स्टेटमेंट बोला है कि इसको 1974 में बनाया गया था, जब ऑयल क्राइसिस हो गई थी उस समय इसको बनाया गया। दूसरा बोला है कि इंडिया इसका एक मेंबर एजेंसी है। तीसरा बोला है कि इसका काम जो है वो प्रोग्राम, मतलब ये कैंसर के लिए कुछ काम कर रहा है। पहला स्टेटमेंट देखो इनकरेक्ट है। जो 1973 के ऑयल क्राइसिस के बाद बनती है, मतलब ऑयल क्राइसिस ऐसी होती है कि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है वो मना कर देती है कि भाई हम लोग जो है वो अब प्रोडक्शन कट कर रहे हैं, अपना तेल वगैरह जो है वो उत्पादन हम लोग कम कर रहे हैं, तो उसके बाद ये बनती है। अगर देखो पहला स्टेटमेंट ही अगर इनकरेक्ट हो गया तो क्या बचा? बी सही बचा ना, 2 और 3 बचा। इंडिया इसका मेंबर है और ये कैंसर के क्षेत्र में भी काम कर रहा है। ठीक है। यहाँ पे आप इसकी जो है वो डिटेल देख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हमने देखिए हमारा कल जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो ये था कि भाई CPCB के बारे में कुछ आप बताइए। तो छाया यादव जी जो हैं इन्होंने सही बताया है और मृत्युंजय कुमार जी हैं, इन्होंने हिंदी के अंदर लिखा है, अच्छा लिखा है। तो बेसिकली ये जो CPCB होता है ये अपना जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, इसको मूल रूप से जो पावर दिए गए हैं वो वाटर पोल्यूशन एक्ट के तहत इसको बनाया गया 1974 के अंदर। मतलब उस कानून के तहत इसको पावर दिए गए हैं और बाद में जो हमारा एयर पोल्यूशन है उसके तहत भी जो है इसको पावर दिए गए हैं। तो यहाँ हिंदी में भी आप लोग देख सकते हैं और इंग्लिश में भी आप लोग
देख सकते हैं। ठीक है, अब आपको ये बताना है आज के सवाल में कि जो ट्रॉफिक लेवल होते हैं, जैसे मान लीजिए पिरामिड है, तो हम लोग जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होता है, मतलब कितनी परसेंट एनर्जी ऊपर पहुंचती है, लाइक 5%, 20%, 50%, 60%, इस तरीके से आपको बताना है कि जैसे हम डाउन टू अप जाते हैं वैसे वैसे कितनी एनर्जी पहुंचती है। ठीक है, तो ये हमारा आज का सेशन था। आपकी परफॉर्मेंस आज कैसी रही आप बिल्कुल बताइएगा। ऑनलाइन से जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत